टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। मुकेश जी, इस नए कारोबारी साल में बहुत सारी उलझनें इस बार ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि इनकम टैक्स के नया कानून आ गए हैं और लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाया जाए। तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ, तो बिल्कुल कमर कस लीजिए। दर्शक बड़ा इंतजार कर रहे हैं आपके शो का। तो सबसे पहले बता दूं शो में क्या कुछ खास रहेगा कि 2026 के बाद इंश्योरेंस मैच्योरिटी पर टैक्स छूट रहेगी या बदल जाएगा नियम। जी हाँ, इंश्योरेंस ले रखा अपना, पॉलिसी मैच्योर हो रही है तो उससे जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स छूट बना रहेगा या बदल जाएगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2026 से नियम बदलने जा रहा है। तो बहुत अहम सवाल, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है। एक और चीज है, वह टीडीएस को लेकर के। पार्टनर का इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन पर टीडीएस कब काटें और कैसे काटें, ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके भी नियम बदले हैं और 31 मार्च के आसपास जो पेश होता है वो काफी अहम है। तो इस नए नियम को समझाएंगे मुकेश पटेल साहब के साथ मिलकर के। और साथ ही साथ एक चीज और, अगर आप अपने बेटे को म्यूचुअल फंड गिफ्ट कर दे रहे हैं, अगर बेटे को म्यूचुअल फंड गिफ्ट कर दिया तो उससे जो पैसा आएगा उस पर टैक्स कौन भरेगा, आप या फिर आपका बेटा? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसका भी जवाब आपसे लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के। करोड़ों लोग हैं जिनके इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो रही है और कई लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते होंगे। तो 1 अप्रैल 2026 से जो नया इनकम टैक्स कानून लागू हुआ है वो इस मामले पर क्या कह रहा है, बहुत लोग जानना चाहते हैं। मुकेश पटेल साहब से समझिए। मुकेश जी, क्या माजा इंश्योरेंस वाले क्यों टेंशन में है? लक्ष्मण जी, जैसे आपने बताया, आपने करोड़ों की बात की। अगर हम एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स की बात करें तो 2025 के आंकड़े के अनुसार भारत में करीब 40 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स है। ये काफी बड़ी संख्या है और हर एक को ये सवाल रहता है कि भाई हमारी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी, हम जिंदा रहें या हमारे मृत्यु के बाद हमारे वारिसों को मिले, तो क्या पोजीशन होगी। ये टैक्सेबिलिटी का सवाल उनके माइंड में स्वाभाविक रहता है, क्योंकि 61 का जो कानून था, ये 60 साल के ऊपर ये जो प्रोविजंस रहे सेक्शन 10 के तहत, उसमें तो एक सीधा प्रावधान था कि आम तौर से मोटा मोटा हम कहें कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसीज इसलिए भी पॉपुलर हुई टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि उसकी मैच्योरिटी प्रोसीड्स को आयकर कानून में एग्जम्प्ट माना जाता था। अब सवाल यह है कि 2026 के एक्ट में, माना 2025 का एक्ट जो 1 अप्रैल 2026 से अमली हुआ, उसमें क्या प्रोविजन है। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो हम हमारे दर्शकों को इतना तो हम जरूर कंफर्ट दें कि मोटा मोटा जो प्रोविजंस 61 के एक्ट में थे वही के वही एग्जम्पशन के प्रोविजंस 2025 में जो कानून बना है उसमें भी चालू रखे गए हैं। इसलिए कोई टेंशन मत लीजिए, दिस इज अ मैटर ऑफ बिग कंफर्ट। पर स्वाभाविकतः है उसके भी कुछ नियम हैं, कंडीशंस हैं, तो उसको हमें जरूर ध्यान रखना है। लक्ष्मण जी, लेकिन एक चीज और मुझे बताइए कि मान लिया जाए कोई अब नई पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो उनको भी निश्चिंत रहना चाहिए कि फिर उनके लिए कुछ है माजरा? नहीं, नई पॉलिसी लेने में मैंने जैसे आपको बताया, कंडीशंस जो है वो पुरानी पॉलिसी के मैच्योरिटी 1/4/26 के बाद होती है, उसमें जो नियम है, और आप अभी जो नई पॉलिसीज ले रहे हैं उसके लिए भी जो नियम है, तो कुछ नियम है उसको ख्याल रखना है। तो मोटे मोटे क्या नियम है ये मैं बता दूं। सबसे पहले तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो सम एश्योर्ड होता है पॉलिसी के तहत, मान लीजिए आपने 50 लाख की पॉलिसी ली, 1 करोड़ की पॉलिसी ली, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो आप प्रीमियम सालाना भरते हैं, एनुअल प्रीमियम, उसकी अमाउंट वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज यू विल नॉट एंजॉय द एग्जम्पशन ऑन मैच्योरिटी। एग्जाम्पल के तौर से मैं बताऊं, मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी है, तो आपका प्रीमियम अगर 1 साल में 10 लाख से ज्यादा होता है
तो आपको ये एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो कट ऑफ है वो 2012 से ये 10% के नियम को आपको ध्यान में रखना है। अब 2012 से लेके 2023 तक के जो नियम थे उसमें तो प्रीमियम के एनुअल अमाउंट पर भी कोई नियंत्रण नहीं था। माना ये 10% का रूल आप फॉलो करते हैं तो मैंने जैसे बताया 10 लाख 20 लाख का भी आपका प्रीमियम हो और 2 करोड़ 3 करोड़ की पॉलिसी 10% से कम है तो कोई चिंता का कारण नहीं है। पर 2023 से लेके 1/4/2023 से जो नियम आए उसमें एक और नियम लाया गया कि 5 लाख रुपया से ज्यादा अगर आप सालाना प्रीमियम भरते हैं ऐसी कोई भी पॉलिसी आफ्टर 1 अप्रैल 23 आपने ली है तो उसकी मैच्योरिटी पर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये नए नियम में ये 23 वाला जो रूल है और ये 10% वाला रूल है वो आपको ध्यान रखना है। और लक्ष्मण जी इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ये है कि अगर डेथ पर किसी के अवसान पर आपको कुछ भी रकम मिलती है तो इट इज कंप्लीटली एग्जम्प्ट। ये जो टैक्सेबिलिटी के नियम हैं वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम मैच्योरिटी होती है उसके संदर्भ में लगते हैं। और यूलिप के लिए कुछ और नियम है वो मैं आपको बताऊंगा इफ यू हैव एनी क्लैरिफिकेशन ऑन दिस। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई नया नियम तो बदलना नहीं है, तो इसलिए हमें लगता है कि जो मोटा मोटी आपने समझाया उसी को लोग मान के चले तो उसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ पे रखने की बात है नहीं। इस बीच कई सारे फोन कॉल्स हमारे साथ यू एंड मुकेश पटेल भी। थैंक यू सो मच सर, आप हिंदी में पूछेंगे तो मिलता है टैक्स मैटर्स के ऊपर। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगता है शो। बताएं सवाल क्या आपका? मेरा करंट क्वेरी है ये फॉर्म 121 विच इज इन प्लेस ऑफ फॉर्म 15H। कहीं तो भी ये अपने टैक्स के अंदर आया था कि 121 फॉर्म कैन बी गिवन एट द डीपी लेवल फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड्स। हेलो, हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, हिंदी में पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, कई सारे दर्शक लाभान्वित होंगे उससे। मेरा क्वेरी है फॉर्म 121 जो 15H के अगेंस्ट अभी नया फॉर्म आया है। हाँ, वो एक प्रोग्राम में मैंने सुना था कि ये 121 फॉर्म डीपी लेवल के ऊपर भी दे सकते हैं फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम डिविडेंड्स। तो मैंने आज एक डीपी में गया था तो उन लोग को ये कुछ इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसका क्या सिचुएशन क्या है? कैन वी सबमिट फॉर्म 121 को हम लोग डीपी लेवल पे दे सकते हैं? और दूसरा है म्यूचुअल फंड्स के लिए भी 121 फॉर्म किसको देना चाहिए, कौन से रजिस्ट्रार को? मुकेश पटेल साहब, आपने लास्ट एपिसोड में इसको काफी विस्तार से एक्सप्लेन किया था। हाँ, इसको हमने विस्तार से किया था, पर अनिल जी के क्वेश्चन को हम डील विद कर लें। अनिल जी, आपको 1 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डीपी लेवल पर जो या तो एमएफ के रजिस्ट्रार को जो आपने बताया है वो जो नियम है, माना वो डीमैट के अकाउंट से जुड़ा हुआ आप दे तो सबको वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करें। और विद सिंगल विंडो सिस्टम टाइप का ये जो प्रावधान वित्त मंत्री ने इस बजट में अनाउंस किया था, लेकिन उसका अमल जो है वो 1/4/27 से होगा। तो इस साल आपको डिविडेंड के लिए 121 देना है तो यू विल हैव टू फाइल विद द सेपरेट कंपनीज इंडिविजुअली फॉर योर शेयर डिविडेंड। पर उसमें इतना ख्याल रखिएगा कि अगर 10,000 से कम है आपका डिविडेंड तो उस पर कोई टैक्स कटेगा नहीं। सो डोंट वरी अबाउट इट। अनिल जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लास्ट ईयर म्यूचुअल फंड के लिए मैंने किसी एक रजिस्ट्रार को भेजा था तो उन लोग ने उसका इफेक्ट लिया था, तो ये साल में क्या है प्रोविजन? नहीं, म्यूचुअल फंड को आप दे सकते हैं, पर नेक्स्ट ईयर से क्या होगा कि अगर आपके मान लीजिए 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके 40 अलग अलग कंपनीज के शेयर्स हैं, तो आप एक बार जब अपनी डिपॉजिटरी में ये दे देंगे तो आपको फिर 50 अलग अलग
फॉर्म फाइल नहीं करने होंगे। इस साल आपको ये करना पड़ेगा, इतना ही ख्याल में रखिएगा। मतलब ये अगले साल से होगा, ये ऐसा आपके कहने के मुताबिक? अगले साल से होगा। इस साल आपको Exactly. अगले साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है उस शो में भी इन्होंने एक बताया था ये चीज कि इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा अगले साल तक। लेकिन अच्छा हुआ आप इतना गहराई से देखते हैं तो इसका फॉलो करिएगा। इस भी चलते हैं पटना, जहां से राजीव कुमार साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव जी नमस्ते। नमस्ते सर। बताया जाए कहाँ फंस गए आप? नमस्ते भैया। सर फंस गए नहीं कि जानकारी एक चाहिए था। एक्चुअली मेरी मदर का डेथ हो गया फिर तो उनका इंश्योरेंस में हम नॉमिनी थे, तो उनसे वो मेरे को पॉलिसी के अगेंस्ट मेरे को 8.5 लाख रुपए मिला है। तो ये टैक्सेबल अमाउंट होगा या एग्जम्प्टेड अमाउंट होगा? मुकेश पटेल साहब। लक्ष्मण जी, हमने अभी बताया वही उनको मैं क्लियर करके समझाता हूं। फॉर्चुनेटली इसमें हमें और कुछ देखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये इनके मदर के डेथ पर इनको ये पैसे मिल रहे हैं, इसलिए वो जो आगे हमने नियम देखे वो नियम को भी हमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनके केस में ये जो 8.5 लाख रुपया उनको मिलता है वो बोनस के साथ होगा। मान लीजिए वो 10 साल की कम अवधि के हों या ज्यादा के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रीमियम अमाउंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो डेथ पर मिलती हुई रकम नॉमिनी के हाथ में फुल्ली टैक्स एग्जम्प्ट है। एक ही मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इन योर ITR आप प्लीज शो दिस एज एग्जम्प्ट इनकम अंडर द न्यू एक्ट जो है। अभी तो आपको इस साल तो पुराने एक्ट के हिसाब से ITR भरना है, 1010D में इसको एग्जाम दिखाना। अगले साल से ये नया जो एक्ट है उसमें सेक्शन 11 का शेड्यूल 2 है। लक्ष्मण जी ये याद रखना है। ये आपको ये रखना है शेड्यूल 2 है। हालांकि आपके माताजी का निधन हुआ, इसको लेकर हम लोगों को दुख है, लेकिन यह है कि आपको उसके पॉलिसी को लेकर के जो पैसा मिलेगा इस पे कोई इनकम टैक्स आपको देने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो ये कम से कम राहत की बात है। राजीव जी और कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। अगला सवाल लेते हैं पुणे से। मिलिंद सोमन जी का सवाल है। दरअसल इनके पास जो है इन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए म्यूचुअल फंड में करीब 40 से 50 लाख रुपए सेविंग की है। और ये जो सेविंग की है दरअसल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट में किया है और MFU जो होता है उसके तहत इन्होंने पैसा जमा किया है। अभी यूनिट्स की आखिरी खरीद 2022 से पहले हुई थी, उसके बाद उन्होंने कोई खरीद नहीं की है। तो अब ये जानना चाहते हैं कि इनका बेटा अभी स्टूडेंट है और अभी 28 साल का हो भी चुका है। अगले 2 सालों में उसके कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग की फीस भरने के लिए इन पैसों की जरूरत पड़ेगी, जिसे 4 किस्तों में देना होगा। क्या ये 40-50 लाख रुपए जो म्यूचुअल फंड है अपने बेटे को गिफ्ट कर सकते हैं? क्या इस पर या उन्हें या उनके बेटे को कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वगैरह भी देना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा? लक्ष्मण जी, इसको हम 2 पार्ट्स में इसको बांट लें। सबसे पहले तो वो अपने बेटे को जब गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट के व्यवहार पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो फ्रॉम फादर टू सन जो हम कहते हैं सेक्शन 56(2) के तहत इसको कंप्लीटली एग्जम्प्ट माना जाता है। इसके लिए कोई लिमिट भी नहीं है। अब सवाल ये होता है कि जब वो गिफ्ट करेंगे और या तो वो खुद बेचें और बाद में वो जो अमाउंट आती है वो गिफ्ट करें, तो जब वो बेचते हैं तो उस पर उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स जरूर भरना पड़ेगा। 12.5% है। अगर वो अपने बेटे को पहले गिफ्ट देते हैं और बेटा उसको बेचता है तो बेटे को भी वही 12.5% का रेट लग सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा प्लानिंग इस तरीके से हो सकता है कि बेटे की अगर और कोई इनकम नहीं है और इसको वो कुछ 2-3 सालों में बांट दे अगर अपनी जरूरत के हिसाब से, तो हर साल जो बेटे का टैक्स एग्जम्पशन होगा 4 लाख रुपए का, उसमें भी उनको ये फायदा मिलेगा। क्योंकि मैं अनुमान करता हूं कि हमारे जो फादर है उनकी तो और कोई इनकम हो भी सकती है, तो उस केस में बेसिक एग्जम्पशन में वो नहीं मिलेगा कोई लाभ। 12.5% फ्लैट रेट होगा। नहीं, मुकेश पटेल साहब थोड़ा सा मुझे समझाइए कि मान लिया जाए इन्होंने जो म्यूचुअल फंड खरीदा,
इनका परचेज अमाउंट मान लिया जाए 20 लाख रुपए है, जब खरीदा था पूरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उस 20 अब ये 40-50 लाख का म्यूचुअल फंड हो गया, उन्होंने बेटे को ट्रांसफर कर दिया, बेचा नहीं, बेटा ने उस म्यूचुअल फंड को किस्तों में 3-4 साल में बेच लिया। अब बेचा तो उस पे जो 20 लाख के अलावा जो 20 लाख का कैपिटल गेन्स टैक्स हुआ वो बेटा को देना होगा। अगर वो 3-4 टुकड़ों में बांट लेता है, टैक्स लिमिट के नीचे रहता है, तो नहीं देना होगा, ऐसा आप कह रहे हैं? जी, अगर मान लीजिए कि 20 लाख का गेन है और उसका 5 साल का एजुकेशन के हिसाब से उसको हर साल कुछ कुछ पैसा चाहिए, तो इफ ही इज एबल टू प्लान इन सच अ वे कि वो 4 लाख के दायरे के अंदर रहे तो 0 टैक्स भी हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल 4 फंड लाख पैसा के तो ऊपर होगा तो 4 लाख को घटा के डिफरेंस पर 12.5% लगेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा तो पिताजी ने लगाया था, तो जिन्होंने पैसा लगाया वो गेन जो होगा उससे उनका कोई इनकम फर्क नहीं है। यू सी लक्ष्मण जी, नियम हम आगे भी कई एपिसोड्स में हम चर्चा करते हैं कि जब आप ये म्यूचुअल फंड या शेयर्स अपने कोई रिलेटिव को देते हैं तो जब गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट का कोई टैक्स नहीं होता है, और उनको मिलने के बाद जब वो बेचते हैं तो फादर की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और पीरियड ऑफ होल्डिंग है उसको सन के केस में भी माना जाता है। तो जैसे फादर को टैक्स लगता था उसी टाइप से सन को लगेगा, लेकिन मैंने जैसे बताया सन को बेसिक एग्जम्पशन का भी फायदा मिल सकता है। लेकिन सन अपना प्लानिंग कर लेंगे कि इतना ही रिडीम करो ताकि इनकम टैक्स के दायरे में ना हो, तो बेहतर प्लानिंग हो सकता है। बड़ा अच्छा आपने समझाया मुकेश पटेल साहब, बहुत काम की बात है। ऐसा करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे पार्टनरशिप फर्म में टीडीएस का एक पेंच आ गया है, वो क्या है पेंच और कैसे सुलझाया जा सकता है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है, और हम लोग सुलझा रहे हैं कि टैक्स से जुड़े हुई कोई भी उलझन है तो उसे आपको बता रहे हैं। हमारे साथ बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब अहमदाबाद से। मुकेश पटेल साहब, कई सारे सवाल हैं, उस पर जाऊं, लेकिन एक सवाल है, वो है आपको पार्टनरशिप फर्म में टीडीएस को लेकर के। अब वो जो ब्याज रेम्यूनरेशन होता है, ब्याज और रेम्यूनरेशन, उस पर टीडीएस काटना जरूरी हो गया है, लेकिन समस्या तब आती है जब 31 मार्च को बुक्स क्लोज करते समय सिर्फ प्रोविजन किया जाता है, प्रोविजनिंग की जाती है, असली रकम तो बाद में आती है। ऐसे में कैसे टीडीएस का हिसाब किताब किया जाए? लक्ष्मण जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें खास तौर से ये ख्याल रखना है कि अंटिल लास्ट ईयर, माना 24-25 का जो वित्तीय वर्ष था, तब तक तो ये प्रावधान ही नहीं था 194T का। ये 194T के प्रोविजंस इसी साल से, माना 25-26 से अमली हुए हैं। और अब सवाल ये होता है कि ज्यादातर केसेस में, जैसे आपने बताया कि एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए, खास तौर से बुक प्रॉफिट पर रेम्यूनरेशन को अपनी फॉर्मूला के हिसाब से गिनती की जाती है, और प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाता है, कैपिटल भी तय होती है एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग वेरियस थिंग्स। अब सवाल ये होता है कि आपको जो टीडीएस काटना है वो डिडक्शन के लिए द कट ऑफ डेट इज either the credit or payment, whichever is earlier। अब 31 मार्च को आप पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं, पर क्रेडिट तो आप पार्टनर्स के अकाउंट में करेंगे ही करेंगे, तभी तो फर्म को ये डिडक्शन मिलेगा साल में। तो इसलिए कट ऑफ आपको जो डिडक्शन करना है वो 31 मार्च को करना है। हालांकि 31 मार्च को जब आप डिडक्शन करते हैं तो आयकर नियम के आधार से आपको 1 महीने का समय मिलता है एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रोविजन करते हैं, अदरवाइज तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक में, माना 7 तारीख तक करना पड़ता है। तो यहां क्या होगा कि 31 मार्च का जो प्रोविजन किया उस पर टीडीएस आपको काटना होगा और डिपॉजिट करना होगा बाय 30th ऑफ अप्रैल। अब सवाल ये होता है कि आपके अकाउंट्स ही फाइनलाइज नहीं हुए, क्योंकि अकाउंट्स फाइनलाइज करके ऑडिट करने के लिए तो आपको 30 सितंबर तक का टाइम है, अक्टूबर में आपको रिटर्न भरना है। तो ये पहला ऐसा साल है कि जब सबके लिए ये एक दुविधा खड़ी हुई है। इस केस में लक्ष्मण जी, मेरी सलाह ये रहेगी
कि 30 अप्रैल तक आप जरा अपना सोच विचार करके कितना इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन डालना है वो तय कर लीजिए, और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है आपकी उससे ज्यादा आप दे रहे हैं 20,000 रुपीज का, तो 20,000 से कम है तो कोई सवाल नहीं है, पर 20,000 से एक साल में ज्यादा होता है तो आपको टीडीएस करना है। ये टीडीएस आप 30 अप्रैल तक काट के जमा नहीं करते हैं सरकारी तिजोरी में, तो 1 मई से आपको पीनल इंटरेस्ट जो कहते हैं हम वो लगना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस तारीख का ध्यान आपको रखना है कि इस तारीख के बाद अगर करेंगे तो फिर पिनल इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, और जिस कैसे करना ये बखूबी बता दिया मुकेश पटेल साहब ने। इस बीच एक फोन कॉल आ चुका है जर्मनी से, नीरज जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नीरज जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। बताएं। तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि मैं पिछले 2 साल से जर्मनी ट्रांसफर हो गया है मेरा, और मैं रेगुलरली टैक्स भर रहा हूँ, एडवांस टैक्स वगैरह सब दे रहा हूँ, एंड मतलब मैं ज्यादा ही भरता हूँ, सो आई क्लेम रिफंड। बट मेरा क्वेश्चन ये था सर कि हम जब ये ITR भरते हैं तो उसमें एक सेक्शन होता है जहाँ हम अपनी वेल्थ डिक्लेयर करते हैं। जो मेरी इंडिया वाली वेल्थ है वो मैं डिक्लेयर की है मैंने ITR में। शुड आई ऑल्सो डिक्लेयर माई अकाउंट्स जो मेरे जर्मनी में है, या दैट इज फॉर द लोकल जुरिस्डिक्शन? अच्छा सवाल है मुकेश पटेल साहब। इन जैसे कई लोग हैं जो बाहर हैं, फिलहाल नीरज जी जर्मनी में है, तो इनका सवाल जर्मनी से जुड़ा हुआ है। नहीं, इनके जैसे बहुत सारे हमारे NRIs हैं, अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, पर मोटा मोटा सब कंट्रीज के नियम मोर और लेस एक तरीके हैं। अब भाई साहब, आप जैसे नॉन रेजिडेंट हो, इसलिए इंडिया में आपका टैक्स कंप्लायंस का जो रेगुलेशन है वो आप नॉन रेजिडेंट के स्टेटस में ITR भरते हैं तो केवल इंडिया की इनकम जो आपकी है वो आपको टैक्स में ऑफर करनी है, न कि जर्मनी की कोई इनकम। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जर्मनी के जैसे बहुत सारे देश के ये भी नियम है कि अगर आप उस कंट्री के रेजिडेंट हैं तो आपको अपनी वर्ल्ड इनकम दिखानी है। तो जैसे आप सही तौर से कर रहे हैं, आपको इंडिया की इनकम जर्मनी के रिटर्न में दिखानी है, जर्मनी के इनकम के साथ। पर आपको इंडिया में जर्मनी की इनकम या जर्मनी के एसेट्स जो हैं वो दिखाने का कतई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू आर अ नॉन रेजिडेंट। केवल इंडिया की इनकम, इंडिया के एसेट्स, उसका आपको नियम लागू पड़ता है। दैट्स ऑल। नीरज जी कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। मुकेश पटेल साहब, इसमें चूंकि जर्मनी के साथ हमारा DTA भी है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी है, तो क्या इस वजह से दिखाने की जरूरत नहीं है? जी नहीं लक्ष्मण जी, DTAA इज फॉर गेटिंग क्रेडिट ऑफ द डबल टैक्स। माना जो टैक्स इंडिया में वो भरते हैं, मान लीजिए इंडिया में उनकी 15-20 लाख की इनकम है और वो इनकम वो जर्मनी में दिखा रहे हैं। इंडिया की इनकम पर मान लीजिए उनका 1 लाख का टैक्स उनको भरना हुआ, तो वो 1 लाख का टैक्स जब वो इंडिया की इनकम जर्मनी में दिखाते हैं तो जर्मनी का जो टैक्स बनेगा उसमें उनको ये 1 लाख तक की क्रेडिट जर्मनी देगी बिकॉज ऑफ दिस DTA। चलिए, बहुत आसान, समथिंग विच इज कंप्लीटली डिफरेंट। हाँ बिल्कुल, बहुत आसान भाषा में आपने समझा दिया। ये बड़ा पेचीदा मामला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए मुकेश पटेल साहब। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।